सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग की आग भड़काने की साजिशें अपनी मौत आप मरती नजर आ रही हैं। पंजशेर में तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। जंग बंदी पर इत्तिफाक हुआ है। उम्मीद है कि दीगर मामलात का भी हल निकल आएगा। सच्ची बात यह है कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे अमन हो रहा है, भारत के हाथ पांव फूल रहे हैं। परेशानी, बदहवासी, बदनीयती भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग से आया है। आज भारत का खातून अफगान रुकने पार्लियामेंट को पनाह देने से इनकार और किसी भी मुस्लिम अफगान को पनाह ना देने का भारतीय फैसला मोदी सरकार की नाकामियों और हसरतों की दास्तान सुना रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो यहां नाकामियों और हसरतों का सामना अपोजिशन को भी करना पड़ा है। हालात ये बने हैं कि हुकूमत गिराने के ख्वाहिशमंद आपस में ही बाहम दस्तो गिरबा हो गए हैं। पीडीएम पीपल्स पार्टी के गढ़ कराची में जलसा करना चाहती है, एहतजाजी तहरीक के मुर्दा घोड़े में जान डालना चाहती है, जिसका जवाब पीपल्स पार्टी ने नून लीग के गढ़ में देने का फैसला किया है। अंदर की खबर है कि उधर कराची में जलसा होगा, इधर मुल्तान में नून लीग को बड़ा झटका लगेगा। 7 अरकान असेंबली पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सियासी पंडितों के मुताबिक यह पंजाब की सियासत में तब्दीली का नुक्ता आगाज भी साबित हो सकता है। पंजाब में तब्दीली की बात करें तो यहां तब्दीली सरकार को अफसरशाही ने बेकार कर छोड़ा है। जरा कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी शरीफ बरादरान के असर से नहीं निकल सकी और बुजदार सरकार के तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालकर तब्दीली को बदनाम कर रही है। वजीर आजम तक खबर पहुंच चुकी है और उन्होंने इस पर बरहमी का भी इजहार किया है। लेकिन सवाल यह है, इलाज कैसे होगा? बार बार तकर्रुर और तबादलों से भी बात नहीं बनी। इन्हीं हालात में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। हुकूमत अपनी 3 साल कारकर्दगी का चर्चा कर रही है। आज एक तकरीब में वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई, लेकिन सच ये है कि हुकूमत के दावों और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कर्ज की लानत से छुटकारा, इंसाफ की फराहमी, मईशत की बहाली और लूटी गई दौलत की वापसी, ये वो सुहाने सपने, नारे या दावे थे जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ऐवान इक़्तिदार तक पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि इनमें कौन कौन से वादे सच साबित हुए? तब्दीली आई तो आवाम को नजर क्यों नहीं आई? नया पाकिस्तान काबिल इत्मीनान है या अब भी मुश्किल इम्तिहान? तब्दीली का सपना कितना पूरा हुआ है और कितना अधूरा, इसी से आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाबर डोगर साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, जिस तरह अभी तकरीब से खिताब देखा इमरान खान साहब का और वो 3 साल की कारकर्दगी गिनवा रहे थे, आप क्या समझते हैं किस कदर इत्मीनान बख्श रही है 3 साल की इमरान खान साहब की कारकर्दगी? कहा जाता है जी सर फख्र से बुलंद होता है इस 3 साल की कारकर्दगी को देखकर, किसी ने कभी इतना परफॉर्म नहीं किया। उसामा साहब, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक इमरान खान वो है जो इंटरनेशनल फेस है, जो सारी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा इमरान खान का वो फेस है जो लोकल डायनामिक्स जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नेंस जो है उसको देखता है। अब जहाँ तक तो इंटरनेशनल फेस की बात है, इमरान खान ने पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त रिप्रेजेंट किया, चाहे वो इस्लामी कौंसिल में पाकिस्तान की तकरीर हो, पाकिस्तान के हवाले से तकरीर हो, चाहे वो अमेरिकन चैनल्स को इंटरव्यू देने की बात हो, चाहे वो मोदी के साथ इंडिया के हवाले से इमरान खान के बयानात हों या उनकी पॉलिसीज़ हों, वो हर चीज़ जो एक आम पाकिस्तानी चाहता था वही प्राइम मिनिस्टर ने की। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ जो थी वो सारी दुनिया तक पहुंचाई। अमेरिका को उन्होंने कह दिया कि नो थैंक यू जनाब, हम आपका साथ नहीं दे सकते, बिल्कुल क्लियरली। मोदी को उन्होंने बड़ा ठोक के जवाब दिया। इस्लामी कौंसिल में जाके उन्होंने पाकिस्तान की सही तर्जुमानी की। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त फेस है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, और दुनिया में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। वो एक सेलिब्रिटी हैं, लोग उनको सुनते हैं और उनकी बात को जो है उनकी क्रेडिबिलिटी है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। पीटीआई की सूबों में हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत, केपीके में हुकूमत, मरकज़ में उनकी हुकूमत, उनके मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, उनके सेक्रेटरीज की परफॉर्मेंस,
उसामा साहब, इसमें अगर ये देखें तो जो वादे किए गए थे, जो इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर, कंटेनर के खड़े होकर 100 दिन का मंशूर दिया था, जनाब गवर्नर हाउसेज जो हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी, सीएम हाउसेज जो हैं उनको जनाब कॉलेजेस बना दिया जाएगा, जो ब्यूरोक्रेट से प्लॉट्स वापस ले लिए जाएंगे, बड़े बड़े घर वापस ले लिए जाएंगे, वो उनको बेच के हम अपना खसारा पूरा करेंगे, नैब जो है वो बिल्कुल कैटालिस्टिक होके अपना काम करेगी, गवर्नेंस बेहतरीन होगी, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी, पुलिस को डिपोलिटिसाइज किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स आएंगी। एक बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाया था। ठीक है। तो और फिर 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और जनाब कर्जे और ये वो सारा कुछ। मुसाफिर साहब, इसमें तो टोटल फेलियर है, टोटल कोलैप्स है। मैं अगर देखूं तो आम आदमी के मसाइल बढ़ गए। खान साहब कहा करते थे कि जी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जो अमीर लोग हैं उनके एसेट्स में बैठे बैठे इजाफा हो जाता है, उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में इजाफा हो जाता है और गरीब आदमी जो है महंगाई के चक्की में पिस जाता है। जी। आज डॉलर 166 रुपये का, आज 3 साल की कारकर्दगी और आज ही डॉलर 1.5 रुपया मजीद बढ़ गया। आप देखिए 1.5 रुपया डॉलर बढ़ने से हर चीज की कीमत में इजाफा हो गया। पेट्रोल जो है वो उसने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। महंगाई की चक्की में आम आवाम पिस के रह गई है। गरीब आदमी बेचारा जो है, वाकई इस गवर्नमेंट ने गरीब आदमी को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि वो अपनी कमाई से खाना नहीं खा सकता। उसको फिर ये जो इन्होंने वो बना रहे हैं, सराय बना रहे हैं, पता नहीं क्या बनाई जा रही हैं, पनाहगाहें, वहाँ जाके रोटी खाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये मुतबादल इंतजाम किया जा रहा है कि कोई गरीब अपनी गरीब तो इस काबिल रह नहीं जाना, ना उसके बच्चे के पास नौकरी है, ना उसकी सैलरी इजाफा हो रहा है, ना उसकी इनकम में इजाफा हो रहा है, महंगाई से वो लड़ नहीं पा रहा। तो अल्टीमेटली आखिर में यही बचता है कि वो अपने बच्चों को पकड़े और जाके पनाहगाह में वो लाइन लगा के बैठ देगी, ना आगे कटोरा कर देगी जी मुझे भी रोटी दे। अच्छा चलें सर, आपने तो अब क्या कहें, वो जैसे कहते हैं धोखे रख दिया। और 3 साल की कारकर्दगी अभी इमरान खान साहब ने गिनाई है और आप तो एक यानी तरह से मुतमईन। हाँ, वो यहाँ के अवाम को उतना फ़र्क तो नहीं पड़ता कि वो बाहर की ऑडियंस क्या करिए, हम मुल्क की सतह पर वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, इमरान खान साहब ने कहा है 4700 अरब रुपया टैक्स आज से पहले कभी इकट्ठा नहीं हुआ। पहली दफ़ा बरामदात बढ़ रही हैं, हम मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देंगे। 519 अरब रुपए रिकवर किए हैं नैब ने 3 साल में। 519 अरब रुपया करंट अकाउंट खसारा कहते हैं 1.8 अरब डॉलर पर ले गए हैं। तो ये तो कारकर्दगी तो माने गुलाम मुर्तज़ा साहब जी, बहुत कारकर्दगी है। और जो जिस तरह से कहा गया है, वाकईतन जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो कारकर्दगी में एक नुमायां फिगर्स हैं वो। अच्छा। एक बात नहीं उन्होंने बताई कि मुल्क का मजमूई कर्जा 2018 में क्या था और आज कितना हो गया है, ये थोड़ा सा बताना चाहिए था। और जो पब्लिक डेट है वो गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर 1170 अरब रुपए बढ़ा है। पब्लिक डेट 1170 अरब रुपए। और डॉलर की फ्लाइंग जो है वो आप देख लेंगे कि किधर किधर से किधर फ्लाइट ले रहा है। तो बिजली, गैस और उसके साथ यूटिलिटी आइटम्स, उसकी सूरत हाल को देख लें। गुलाम मुर्तज़ा साहब देखें, एक मुझे एतराज आप पर भी है, बाबुल साहब पर भी। उन्होंने 3 साल की कारकर्दगी की बात की है, नाकामियों की बात नहीं की। आप नाकामियों के नाम लग गए, वो तो कह रहे हैं कारकर्दगी की हमने 3 साल बतानी है। ये भी देखें, बात ये है, ये भी कारकर्दगी ही तो है। देखिए कारकर्दगी तो देखिए पेपर दे के आते हैं ना, तो उसमें अच्छे सवाल भी होते हैं, उसमें बुरे सवाल भी होते हैं। कुछ आपको आ रहे होते हैं, उसमें आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ में आपके वो आपको क्या 0 मिलता है उसमें, या वो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। अच्छा। तो ये वाली सूरत हाल है। बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा, सोशल सेफ्टी नेटवर्क क्यों बढ़ाया जाता है किसी भी कंट्री का? आप पूरी दुनिया की इकॉनमीज को देख लें, सोशल सेफ्टी नेटवर्क उस वक्त बढ़ाया जाता है जब आपके मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो जाए। अच्छा, एक बड़ा जुमला उन्होंने कहा गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाने के लिए हमने गरीब को उठाने का फैसला किया है। और गरीब वाकई उठ रहा है। ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। उन्होंने वो ऊपर उठाने की बात। मुझे एक बात बताएं। खान साहब जब तकरीर कर रहे थे तो खान साहब को ये बताना चाहिए था कि हमने पिछले 3 सालों में कितने बेघर लोगों को घर दिए हैं।
हमने पिछले 3 सालों में कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है, पाकिस्तान में कितनी नई इंडस्ट्री लगी है, पाकिस्तान में कितनी नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। सर सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आ रही है सर पाकिस्तान में। मोबाइल जितने बाहर से खरीदते थे, नहीं मोबाइल जितने आप बाहर से खरीदते थे, आज उससे ज्यादा आप खुद बना रहे हैं। गुलाम रज़ा साहब, अगर ये बात है तो टेक्सटाइल सेक्टर कह रहे हैं जी बूम पर है, वहां मुलाजमतें रोजगार बना होगा तो बूम पर आया ना। वहां पर अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है तो उस इंडस्ट्री में तो गया होगा। आज की मोटरसाइकिलें गाड़ियां बिक रही हैं तो वहां लोग काम करते होंगे, रोजगार वहां से आ रहा होगा। अच्छा, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर आप शादी शादियों में उलझ जाएंगे तो बहुत सारे हमारे अवाम जो हैं उनको समझ भी नहीं आएगी कि ये एक शादी शादी है। हमेशा हमने देखा ये गुलाम गर्दिश है शादी शादियों की, ऊपर नीचे फिगर्स लोगों को समझ नहीं आते। लोग कहते हैं मैं बैंगन लेने गया था तो वो 5 रुपए किलो थे, अब 70 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो कल मैंने जो अरबी सब्जी है वो लेने गया था तो वो वहाँ पे 20 रुपए थी, आज 90 रुपए मिल रही है। आलू में लेने गया था तो आज 250 की दड़ी है, पहले 120 रुपए की दड़ी थी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, लोग इस चीज़ को भी देखते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। चले मैं और तरफ ले जाता हूँ। आज 256 सफ़ात की रिपोर्ट है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की कारकर्दगी जो 3 साल की है उसको आज लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उसमें लिखे गए हैं, वो सारे उसमें। लेकिन मुझे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया जिसको हमने शुरू किया हो, वो दरमियान में हो या उसको हमने आगे लेके जाना हो। डैम्स बना रहे हैं, ये है कि कोई जी सीपैक ये बना रहे हैं, सीपैक ये बना रहे हैं। अब बंद है, याद रखेंगे सीपैक इन्होंने शुरू किया है, बना रहे हैं। तो बंद है वैसे भी। डैम कौन सा डैम जो इस दौर में बन रहा था उसका भी नाम मुझे ले दें सर। ये सारे कंटिन्यू कर रहे हैं डैम जो है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं, पता है पीछे से बादशाह डैम, दासू डैम। आपका क्या मतलब है? ये जो डैम मुकम्मल नहीं हुए उनको बंद कर दिया जाता, आगे उसमें काम नहीं किया जाता। आपने कहा ना क्या बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर उन्होंने कहा कि पहले आज से पहले बने ही नहीं, 2 बड़े डैम बना रहे हैं। उसामा साहब, जी उसामा साहब 100-150 रुपया जो है ना, अरब रुपया, वो इस साल उनके फंड्स में रखा है। काम शुरू हो जाता है तो फिर आस्ता आस्ता चूंटी की रफ्तार से चलता रहता है। तो वो छोटा मोटा वहाँ किया गया। तो आपको पता तरक्याती बजट हमने आधे से कम यूज किया था पिछले साल में, माली साल में, और इस साल तो अभी हमने हाथ ही नहीं लगाया उसको। मैं वैसे 1, 2, 3 चीजें जो मेन चीजें हैं ना, जल्दी से वो आज खान साहब भूल गए हैं करनी। वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने आप। 3 साल में अपोजिशन को उन्होंने दीवार के साथ लगाया है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं बताऊं, इसके ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की। नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को आपस में लड़ा दिया है, कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर। मरियम और बिलावल से उन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान छीन लिया है। आज उन्होंने इस कारनामे का जिक्र नहीं किया। और पीडीएम को उन्होंने तोड़ दिया, और फिर पीडीएम की दाल जूतों में बढ़ती हुई आपको नजर आई, वो भी आपके सामने है, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ के बयानिए का कचूमर निकाल दिया खान साहब ने, ये कहीं जिक्र नहीं है उनके 256 सफात की रिपोर्ट में। फिर अपोजिशन की जो महंगाई के हवाले से बातें शातें थी, उससे भी, उस गुब्बारे से भी उन्होंने हवा निकाल दी है। तो अब अपोजिशन के पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। वो किसी अवामी तहरीक को शुरू नहीं कर सकती, वो बात नहीं कर सकते, और असम्बली की सूरत हाल आपके सामने है। तो ये वो कारनामे हैं जो वाकई। और आज एक और काम किया उन्होंने, नवाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया। पता नहीं क्यों, वो तो हमेशा से एहतसाब। अच्छा, एक और आज थोड़ी सी तब्दीली आई है। पहले वो एहतसाब की बात हमेशा कहते थे कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का एहतसाब है, और एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। आज उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर और अमन और अमान। तो अब वो अब इसके ऊपर तवज्जो करेंगे। सही है। अच्छा, अब ये जो बात आपने की, जिस तरह सिफारती सतह पर आपने बाबर साहब कहा कि जी अच्छी कारकर्दगी, आप कह रहे हैं सियासी तौर पर अगर देखें तो वो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा खेला है, मजबूत हुए हैं, लेकिन मुआशी तौर पर जो है वो आप तो बिल्कुल तकरीबन 0 मार्क्स दे रहे हैं आप दोनों। लेकिन आपने जब नाम की बात की तो फजलुर रहमान साहब का भी आज शायद नाम उस तरह ना लिया उन्होंने, क्योंकि शेख रशीद भी कह रहे थे फजलुर रहमान के अलावा बाकी सब फारिग हैं जी पीडीएम में। लेकिन जो बातें की हैं शौकत तरीन साहब ने, वजीर खजाना ने, बाबर साहब, वो तो बड़ी परेशान कुन है। और उनको क्या जरूरत थी कि 3 साल की कारकर्दगी एक तरफ हुकूमत बताने जा रही है, इमरान खान साहब 256 सफात की वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब नैब का डर वजारत खजाना समेत तमाम वजारतों को है,
नैब को डरा रहे हैं, इमरान खान साहब उसकी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, 519 अरब रुपया रिकवर करना। फिर वो कहते हैं जी बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा और दरामदाद मईशत के लिए खतरा है। वही जो आप डॉलर की भी बात करें वो भी इससे जुड़ता है। वो डरा रहे हैं, इमरान खान साहब खुश कर रहे हैं, तो किसकी बंदा सुने? अब आप देखेंगे 3 साल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो खुद ये कह रहे हैं कि महंगाई पे काबू नहीं पाया जा सकता। सर वो कह रहे हैं बढ़ रही है जो है उस पे और बढ़ने लगी है, खुदा न खास्ता। तो अब ये फिर खान साहब कौन सी परफॉर्मेंस बता रहे हैं 3 साल में हमने ये किया वो किया। जो करंट सिचुएशन है समझ साहब वो आपके सामने है कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ना गुर्बत पे काबू पाया जा सकता है, ना महंगाई पे काबू पाया जा सकता है, ये बढ़ जाएगी। अब एक चीज और है इन्होंने ये जो सिर्फ एक है मॉनिटरिंग एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड, इसके जो मेंबर हैं उनमें मैं देख रहा था अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं जी, जहांजेब खान है और डॉक्टर असद जमान तो खैर इमरान खान साहब की कज़न है, वो अमेरिका में रहते हैं, उधर से ये पूरे पाकिस्तान की हेल्थ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर जहांजेब खान साहब 3 साल पंजाब में चेयरमैन PND रहे हैं, उनके हाथों से 3 मेट्रोज बनी, उनके हाथों से ऑरेंज लाइन बनी, उनके हाथों से लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनी, उनके हाथों से मुल्तान से लाहौर तक मोटरवे बनी। ठीक है, तो शहबाज शरीफ के दौर में 4 साल चेयरमैन PND रहे, उनको इन्होंने प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की पॉलिसीज को वो मानते हैं। चलें ठीक है, इस पर हमने आगे भी बात करनी है, लेकिन इसी पर गुलाम साहब शॉर्ट कमेंट कि फिर वजीर खजाना क्यों डरा रहे हैं कि महंगाई खतरा है और बढ़ रही है, करंट अकाउंट खसारा और दरामदाद बढ़ रही हैं, वो डरा रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमने 3 साल की कारकर्दगी की, हमने पैरों पर खड़े करना है, तो ये कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा। फिर FPR में आप देखिए तब्दीली आ गई, उनके मुशीर भी छोड़कर चले गए, यानी फाइनेंस टीम में तब्दीलियां आ रही हैं। और वजीर खजाना ने भी कहा कि जी मैं ज़रा प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, मैं तेज़ काम करना चाहता हूँ, दूसरी टीम कोई ज़रा स्लो चल रही थी। FBR 4700 अरब रुपया इकट्ठा भी करता है, लेकिन फिर भी उसकी कारकर्दगी से या मुआशी टीम से इमरान खान खुश नहीं है। FBR अगर चाहे तो वो 20,000 अरब रुपया सालाना टैक्स इकट्ठा कर सकता है। क्या कह रहे हैं आप गुलाम साहब? मैं सही सुन रहा हूँ, आपने 20,000 का है सर? 4700 पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है, आप उससे कोई 5 गुना पर ले गए सर। मैं कहता हूं इसको 5 से ज़रब, आप 10 से कोई बंदा आ जाए आप 10 से भी ज़रब दे सकते हैं। एक काम करना पड़ेगा, हर शख्स के जो बैंक अकाउंट है उसको और शनाख्ती कार्ड नंबर को आपको FBR को देना होगा और उसको इंटरलिंक कर दिया जाए सर। ये कितना मुश्किल शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ? तो नहीं कोई मुश्किल नहीं है, एक बटन लगेगा, नादरा एक बटन दबाएगा और सारा चीजें जी बैंकों के पास डाटा किसी के पास नहीं जाएगा, बैंकों को नहीं देना, बैंकों का डाटा FBR एक्सेस करेगा। ठीक, बैंकों को डाटा नहीं देना। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता? डाटा जो है क्यों नहीं किया जाता? तो वो नादरा के साथ जोड़ दें। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब हैं जी, वो आपको पता है वो टेक्नोक्रेट हैं जी, वो उनको सब चीजों की समझ है, उन्होंने वो बातें करनी है जो हकीकत पर मबनी है। अच्छा, और आज तक वज़ीर आज़म साहब को जितने पहले लोग मिले हैं जो टीम में मुआशी टीम में, उन्होंने इस तरह खुल के बात नहीं की है जी। वो बताते नहीं थे, वो यही चिटे देते थे कि ये फलां चीज में हम बढ़ गए हैं, हम उसमें आगे चले गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत ढोल पीटा गया था जी। तो वो सरमायाकारी तो कोई आई भी नहीं, 10 अरब रुपया भी नहीं आया। तो फिर सर्वे आया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हुई? अच्छा, एक सर्वे बाबू डोगर साहब का ले लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। जिस तरह आपने थोड़ा सा इशारा दे दिया बाबू डोगर साहब कि जी वो माजी के लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर लगाए गए हैं, कि ये कोई एक जगह आपको नजर आ रहा है कि ये हर जगह नजर आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब या नून लीग के दौर में बड़े अच्छी पोस्ट पे रहे, अब दोबारा वो अच्छी पोस्ट पे लग रहे हैं, या तो ये कि कारकर्दगी वो लोग दिखाते थे या कोई और वजह है, क्या हुआ है? उस्मा साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ी परफॉर्मेंस थी वो उस्मान बुज़दार साहब की है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में पिछले 3 साल में कुछ 14 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। मेरा मतलब 1 महीने में 3 सेक्रेटरी बदल गए, ये रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। हेल्थ के दोनों विंग्स में सारा असलम थी, उससे पहले जो कैप्टन थे वो जो है वो कमिश्नर लाहौर लग गए, उसके बाद सारा असलम आ गई, सारा असलम के बाद अब काजी साहब आ गए हैं, उससे पहले जनाब नबील जावेद था, नबील जावेद के बाद जो है आमिर जान आ गया, आमिर जान के बाद अब फिर दोबारा तीसरा सेक्रेटरी। 1 महीने में 3 तब्दील। आपको नाम याद है? 1 महीने में 1 महीने में 3 सेक्रेटरी चेंज, हेल्थ 1 महीने में 3 सेक्रेटरी चेंज,
सेक्रेटरी टू सीएम पिछले 3 साल में कोई 6 सेक्रेटरी चेंज, कमिश्नर लाहौर कोई 7-8 दफा चेंज, डीजी खान का कमिश्नर कहते हैं 3 महीने से ऊपर नहीं रहता। इस तरह मुल्तान के कमिश्नर की बात है। तो इसमें बड़ा रिकॉर्ड तेजी से इजाफा हुआ है। मसला ये है कि जहाँ तक अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, जो रिसेंटली डीसी चेंज हुए हैं, ज़्यादातर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे पहले ताहिर खुर्शीद थे सेक्रेटरी टू सीएम, उनके लगाए हुए ज़्यादातर डीसी जो है उनको चेंज किया गया। ये भी पीएमएल ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी इनको 2-3 करोड़ रुपया दे के एक डीसी लगाया गया है, और उस पर ताहिर खुर्शीद जो थे उन्होंने उस्मा बुखारी को नोटिस भी किया था, लेकिन वो सारे डीसी जो उसके दौर में लगे थे वो सारे चेंज हो गए हैं। अच्छा। रावलपिंडी वाला, उस पर तो वैसे एंटी करप्शन में केस भी हुआ है करप्शन का। गुजरांवाला वाला, लाहौर वाला जो था उस पर भी इल्ज़ाम था, वो कमिश्नर डीजी खान था और डीसी लाहौर लग गया। साहिवाल वाला, ये जितने भी गुजरांवाला, ये जितने भी बंदे थे, इन पे ये इल्ज़ाम था नून लीग का, और ये बड़ा एक गॉसिप चल रहा था कि ये सारे पैसे दे के लगे हैं। अच्छा। सारे कैश दे के लगे हैं। तो वो सारे जो है वो जिन पे ये इल्ज़ाम था वो सारे उड़ गए हैं। उन अच्छा। सब की जगह चेंज को नए लाए गए हैं। सेक्रेटरीज जो है वो अभी तक एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, उस्मा बुद्दा साहब सीख ही रहे हैं। अच्छा। उस्मा साहब मुझे एक बात बताएं, एक सेक्रेटरी को कहते हैं कि जी एक सेक्रेटरी को जब वो लगता है किसी महकमे में, उस महकमे को समझने के लिए 2 से 3 महीने दरकार होते हैं। मेरा मतलब 3 महीने के बाद तो यहाँ पर सेक्रेटरी बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अभी समझने का ये सिलसिला जारी है। तो फिर खान साहब आपके तो किसी एक महकमे में ना 3 महीने से ऊपर कोई सेक्रेटरी नहीं गया। तो मतलब ये अच्छा। है कि ये यहाँ पर तब्दीली यही आई है कि जो बंदा भी सीख रहा होता है तो उसको बदल के नया बंदा लगा दिया जाता है, वो भी अभी सीख रहा होता है तो उसको बदल के उस नया बंदा लगा दिया जाता है। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर पिछले 3 साल से अच्छा टेन्योर पोस्टिंग 3 साल है। एक महकमे की टेन्योर पोस्टिंग कानून में 3 साल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने से ऊपर कोई नहीं गया। इमरान खान साहब इस पर कहते हैं कि जी जब कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको बदल दिया जाएगा। तो अब फिर उन्होंने कहा कि जी अब बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है तो अब परफॉर्म किया जाएगा। तो गुलाम नबी साहब क्या वजह है कि लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, उनसे उस तरह मुतमईन नहीं होते? तो ये म्यूजिकल चेयर चलती है कि आप समझते हैं कि गवर्नेंस के लिए अच्छा है कि कुछ चले जहां बदलते रहते हैं कहीं तो अच्छा फार्मूला लगेगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में सस्टेनेबल मॉडल ही हमेशा जो है वो इस्तेहकाम का बायस बनता है। अगर किसी भी हुकूमत के साथ अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाथ मिला ले और पूरे दिल जान के साथ उससे जुड़ जाए और उनको इत्मीनान हो कि वो जो फैसले लेंगे उसको जो भी हुकूमत होगी वो उसको ओन करेगी, तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी प्ले करती है। बहुत सारी खामियां भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी सस्टेनेबल मॉडल है वहाँ वहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है जिन जिन हुकूमतों के साथ भी। अभी जो सबसे पहले फवाद हसन साहब को आप देखें कि उनको राहत चीमा साहब को जब अंदर किया गया तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई, हड़ताल, और फिर अब तक जो सूरत हाल है अभी भी फवाद हसन साहब के ही दस्ते राज। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल बड़ी अहम है, एक लग रहे हैं, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि नून लीग के दौर में नून लीग की एक अहम सियासी शख्सियत जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ केसेस किए हुए थे। उन्होंने शहबाजी से कहा कि जनाब मुझे ना किसी महकमे से 30 करोड़ रुपया दे, मैंने वकीलों को पैसे देने हैं। शहबाजी ने एक बड़े अफसर की ड्यूटी लगाई, वो छुट्टियों पे गया हुआ था, छुट्टियां कैंसिल करके उसको बुलाया, एक महकमे का चार्ज दिया और उससे कहा कि तुम 30 करोड़ रुपया इसको करके दो, इसने वकीलों की फीस देनी इमरान खान के खिलाफ केसेस में। वो बंदे ने 30 करोड़ रुपया अरेंज करके दिया उस बड़े नून लीगी रहनुमा को। आज वो पंजाब में वो बंदा एक अहम ओहदे पे लगा हुआ है, वो बंदा जिसने इमरान खान के खिलाफ केस लड़ने के लिए शहबाज की ख्वाहिश पे नून लीग के एक बड़े लीडर को 30 करोड़ रुपया मैनेज करके दिया। चलें जी, अब तो ब्रेक लेना बनता है, अपडेट्स हैं, ब्रेक लें और ये जो खबर है इसको समझें कि क्या क्या होता रहा है यहाँ या हो रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से मरीम साहबा गई, पीपल्स पार्टी के साथ मिली, मुल्तान में भी जलसे इकट्ठे हुए। अब बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं? 7 अरकान असम्बली कहा जा रहा है तोड़ने वाले हैं नून लीग के। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला, अब पता चला
मरीम नवाज साहबा के कुछ जुमले बड़े मशहूर हुए। वो सिंध के दौरे पर गईं और वहाँ कहा कि बिलावल आओ, हम वादा करते हैं हम बहन भाई हैं और कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होंगे या एक दूसरे की तस्दीक नहीं करेंगे। मगर काश वो वहाँ ये कह देती हम एक दूसरे के बंदे नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये हो रहा है। और अब पहले हमने देखा बलूचिस्तान से दो बड़ी शख्सियात नून लीग की वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुई, और अब एक तरफ पीडीएम का कहा जा रहा था जी कराची में जलसा होगा, पीडीएम में पीपल्स पार्टी माने हो चुकी है, तो बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं मुल्तान, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अहम शख्सियत मुल्तान की, साबिक़ वज़ीर आज़म। और मुझे वो जलसा भी याद आ रहा है पीडीएम का कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें आगे थे, मनीब साहब वहाँ भी आईं, और आज ये हो रहा है कि जी अब वो आएंगे तो ज़रा कह रहे हैं कि 7 अरकान असम्बली नून लीग के, वो जरदारी साहब ने कहा था ना हम उनके लोग तोड़ने आए हैं, यहाँ बैठे हैं जरदारी साहब लाहौर आकर, तो वो होने जा रहा है। गुलाम रज़ा साहब ये सियासत में क्या कुछ हो जाता है, तो अब तो शहबाज शरीफ साहब और तगड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे देखा तुम जाके क्या करती रही, और अब देखो वही लोग हमारे लोगों को तोड़ कर ले जा रहे हैं। अगर ये हो गया तो ये तो मरीम साहब के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। देखें ये भी होगा और बहुत कुछ और भी होगा, क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है और जिस तरह से खित्ते की सूरत हाल दिन ब दिन आप ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो ही मामला स्मूथ होंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि इंतखाबी सियासत जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि वो कराची जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और यहाँ पीछे लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्तान आ रहे हैं। तो एक पार्टी ने तो ज्वाइन करना है, और कोई भी हो सकती है, या नून लीग हो सकती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। तो बातें दोनों जमातों की चल रही हैं, क्योंकि जहां पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खित्ते में जो आने वाले दिन हैं वो शायद उस तरह से नहीं देखा जा रहा उनको, कि खुदा न खास्ता अदम इस्तेहकाम भी हो सकता है। तो उस सूरत हाल में अगर 10% भी इस बात का जो इम्कान है उसको सामने रखा जाए, तो यहाँ हमारे यहाँ सियासी जो दर्जा हरारत है उसको प्रॉपर एक मुनासिब वे में होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, और हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे तमाम सियासी जमातों को खड़ा होना होगा। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है ये आने वाले 2-4 महीनों में और मजीद आप इसको मैच्योरिटी की जानिब जाते हुए देखेंगे। ये तो 2-4 लोग जाएंगे, जिस दिन ग्रीन सिग्नल अगर ले लिया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो फिर आप देखेंगे कि पता नहीं किधर किधर से लोग टूट फूट के और भाग भाग के नून लीग में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंतखाबी सियासत का आगाज है, मुस्बत चीज़ है, इसको चलना चाहिए। और जो बंदे जाना चाहते हैं, इस वक्त तो MPA जो हैं वो MNA शामिल हो नहीं सकते, वो अपने भाई भतीजों को शामिल करवा सकते हैं, वो खुद कैसे शामिल होंगे? तो उन्हें तो अपनी सीट जो D सीट होना पड़ेगा, फिर वो जाके दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर जाके वो शामिल होंगे। अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई MPA या MNA उसके फैमिली का कुछ शख्स जा सकता है गुडविल जेस्चर के तौर पे कि जी हम आपके साथ खड़े। अच्छा जी, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, तो सिटिंग MPA मैंने कोई नहीं जा रहा, सारे साहब का है जो ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी, मैं गुलाम मुद्दा साहब की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि खित्ते में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाली हैं। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पाकिस्तान फौज के साथ हो, सेम पेज पे हो, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का खित्ते में रोल बहुत अहम हो गया। और इस वक्त आप कोई ऐसा यहाँ पर एडवेंचर भी पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इस दफ़ा जो तालिबान वहाँ पर काबिज हो गए हैं या आ गए हैं, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी अहमियत भी बढ़ गई है। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जिस तरह से आने वाले दिनों में अपनी सोलो अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। और मेरी ये भी इतलात है कि मौलाना ये कोशिश कर रहे हैं कि अब बलूचिस्तान में JUI की गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मुझे ये भी मेरी इतलात है कि यहाँ तालिबान का भी शायद प्रेशर आए कि मौलाना को भी इस हुकूमत में कोई केक मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। और वो जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान की सूरत में भी मिल सकता है, जहाँ पर पहले ही बाप पार्टी जो है वो डिवाइडेड है। और मौलाना के 12-14 वहाँ पर MPAs भी हैं, और अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, महमूद खान चकजई उनके साथ हैं,
देखिए अगर पीडीएम से नून लीग को माइनस कर दिया जाए तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी कोई ना कोई से बलूचिस्तान में है, और अगर वहाँ से ये सारी पार्टियां इकट्ठी होके और बाप पार्टी से इनको सपोर्ट मिलती है तो वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नमेंट बन सकती है। अपोजिशन में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो मौलाना फजलुर रहमान की है, और तो मौलाना जो है वो अभी तो फिलहाल उनकी तैयारी यही है, कोशिश यही है कि बलूचिस्तान से उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि मौलाना पे कुछ नवाज़शात की जाएंगी ताकि तालिबान के साथ ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर हों, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले गुलाम नज़ीर साहब इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नर भी चाहते हैं, उनको मिल जाए बलूचिस्तान की तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। अब जिस तरह बदलती सूरत हाल है, आप कह रहे हैं मैच्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो उसी हवाले से अब पीडीएम का एक 28 अगस्त को सरबराही इजलास भी हो रहा है, 29 अगस्त यानी जिस दिन जलसा करना है कराची का, उससे एक रोज़ पहले, और उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल या पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बात हो रही है, और फिर कहा जा रहा है कि शायद 29 अगस्त का जलसा पीडीएम का एक आखिरी जलसा हो, क्योंकि सूरत हाल उनको भी नज़र आ रही है कि बदल रही है। तो इसका मतलब है कि ये सब बातें, यही अफगानिस्तान के हालात की वजह से बिल्कुल पॉलिटिक्स बदल रही है। जी बिल्कुल, खित्ते की पॉलिटिक्स बदलने जा रही है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल बदलेगी। और यहाँ दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि बलूचिस्तान जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, अगर आप देखें अमेरिका ये अस्यूम कर रहा है कि उनके फेलियर में पाकिस्तान का हाथ है, और अगर जो बाइडन अपने जो उनके कांग्रेसमैन हैं उनसे ये, या जो उनकी एजेंसीज हैं उनके ज़ेर असर हो के इस बात को वो कबूल कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अल्टीमेटली अमेरिका कोई भी इक़दामात करने के हवाले से सोच सकता है। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि यानी वो मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रशिया और चाइना जो हैं वो खुश हैं कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को ये हजीमत यहाँ उठाना पड़ी है और अमेरिका यहाँ से रुखसत हुआ है इस खित्ते को छोड़ के। तो एक तरफ फ्रेंडशिप है, एक तरफ कुछ चांसेस हैं फ्रेंडशिप के, और ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी उनकी जानिब से अपनाई जा सके। तो ये दो चीज़ें इन हालात में हमारे लिए हमें ये देखना होगा कि हमें अपने घर को एटलीस्ट फौरी तौर पे सेट करना है, और जिस तरह से भी सेट करना है। सारे लोग अपने हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, मुल्क है, मुल्क में इस्तेहकाम है और मुल्क में खुशहाली है, तो तमाम लोगों की सियासत चलती रहेगी। ये पहले भी चल रही है, आइंदा भी चलती रहेगी। हमें अब मुत्तहिद होना है, यकमुश्त होके तमाम सियासी जमातों को और तमाम हमारे अदारे उनके पीछे हमने खड़ा होना है, ताकि इस तरह से फैसले किए जाएं कि इस जो भी हालात हों, अगर ये खुशहाली की तरफ जा रहा है खिता, तो हम उसमें अपना हिस्सा बराबर जुस्सा वसूल करें, और अगर खुदा न खास्ता कोई और सूरत हाल डेवलप होती है तो हम उसका मुकाबला जो है वो सीना तान के करें। अब जो खबरें आ रही हैं, 2 धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, खुदकुश धमाका भी इसको कहा जा रहा है, और उसमें 13 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। अब ये सूरत हाल बन रही है, बड़ी ख़तरनाक हो रही है। इस पर हमने आगे तफसील से बात करनी है, इसी हवाले से और बात करेंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, जिस तरह हम सियासी तौर पर अगर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी साबिक लोग शामिल हो सकते हैं पीपल्स पार्टी में, साबिक MNA MPs, मगर एक उनका वोट बैंक तो होगा, वो असर रसूख तो रखते होंगे। अगर पीपल्स पार्टी यहाँ कर रही है, शहबाज शरीफ साहब कराची जाते हैं, वो वहाँ के लोगों को मिलेंगे, वहाँ से लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो शेख रशीद ने जो कहा था कि जी अब हालात बदल रहे हैं, एहतजाज से कुछ नहीं होगा, इलेक्शंस की तैयारी करें, तो ये अब हर पार्टी अब इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। अब ये तो पीडीएम में भी फिर ये हो सकता है कि जो एक सोच थी कि ये पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से, शायद फजलुर रहमान साहब इस चीज़ के हामी थे कि एक इत्तेहाद बनाया जाए, वसी तरह इत्तेहाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर, और ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, यानी सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ें तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो वो तो अब लगता है कि क्या चकजई साहब, फजलुर रहमान साहब, अवामी नेशनल पार्टी तो चले पहले चली गई, तो ये तो 2018 के इलेक्शन में ये तीनों में मुकाबला हुआ था, जो सीटें इनकी बटी हैं वो आपस में, तो अब लगता तो यह कि आगे और मामला खराब होगा। इस तरह के जो इत्तेहाद बनते हैं ना, वो हमेशा जाती मफादात के लिए बनते हैं, और पार्टियां जब अपना मफाद हासिल कर लेती हैं तो वो उनको फिर डस्टबिन में फेंक देती हैं, और ये पीडीएम के साथ होना है। चलिए ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। अब पता चला
अब पता चला। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं। खुदकुश धमाका इसको कहा जा रहा है। 13 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाया गया है। 3 अमरीकी एहलकार, 3 अमरीकी फौजी भी कहे जा रहे हैं कि इसमें जख्मी हुए हैं। अब एक अजीबोगरीब बात यह है कि मुसलसल एडवाइजरी जारी की जा रही थी, अलर्ट जारी किया जा रहा था अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि इनके शहरी अगर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं यहाँ से निकल जाएं, किसी और जगह चले जाएं, अफगानिस्तान में किसी महफूज जगह चले जाएं, क्योंकि धमाके का खतरा है। बाबू डोगर साहब, ये होता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं अपनी जगह, लेकिन इतनी दफ़ा उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की और बता दिया कि फ़ौरन चले जाएं, ये तो ऐसे लग रहा है कि उनको बिल्कुल पता था कि इस तरह का कुछ होने वाला है और एग्जैक्ट एयरपोर्ट पर जैसे कोई खुदकुश हमलावर निकल चुका है और उसने काम करना है, और उसके बाद ये इतना खौफनाक धमाका हो गया। अब पूरे अफगानिस्तान में हम अमन देख रहे हैं सिवाय काबुल एयरपोर्ट के। ये कितनी अजीब सूरत हाल है। अच्छा उसामा साहब, एक तरफ ये एडवाइजरियाँ जारी कर रहे थे कि वहाँ पर धमाका हो सकता है, इनके शेर आया और शेर आ ही गया। दूसरी तरफ आप देखें कि जो काबुल एयरपोर्ट पे अमरीकी फ़ौजियों का कब्ज़ा है और काबुल एयरपोर्ट के बाद तालिबान है, और तालिबान ने वहाँ पर जगह जगह नाकाबंदी की हुई है और वहाँ पर बड़ा सख्ती है। एक परसों भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि किसी अफगान को एयरपोर्ट जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एयरपोर्ट पर सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है या किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है। तो जाहिर बात है कि तालिबान जो है वो पूरी तलाशी के बाद उन लोगों को आगे जाने दे रहे हैं, और वहाँ से तो कोई बंदा इस तरह से जा नहीं सकता। और जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं वो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से हैं, अमेरिका, आपने खुद बताया अमेरिका की तरफ से है, बरतानिया की तरफ से हैं कि ना यहाँ पर धमाका हो सकता है। तो इसमें साफ जाहिर है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल का जो इंतज़ामिया है उन्होंने वो संभाल ली है। वो ये चाह रहे हैं कि जो इक़्तिदार का इंतकाल है वो बड़े पुरअमन तरीके से हो जाए, नया प्रेसिडेंट आ जाए, उस वक्त तक वहाँ पर पुरअमन अफगानिस्तान हो जी। लेकिन कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि वहाँ पर दहशत गर्दी हो, वहाँ पर अफगानिस्तान का जो अमन है वो ख़राब हो, वहाँ पर जो है कत्ल गारत जारी रहे। उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो इंडिया, जिसको अफगानिस्तान का जो अमन है वो एक आंख नहीं भा रहा, और वो पहले दिन से साजिश कर रहा है, पुरानी वीडियो निकाल के चला रहे हैं सरे आम, जो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन नहीं है। कभी वो चाह रहे हैं कि जी अहमद शाह मसूद जो है उसका बेटा जो है उसको पैसे दे दिए जाएं, डॉलर दिए जाएं, वो तालिबान के खिलाफ लड़े, और वो इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। तो साथी नासिर तो पहले वहां पर मौजूद है। अब एक तरफ ये खबर आती है कि जो आपने अहमद मसूद की बात की, उसके साथ और पूरा जो शुमाली इत्तेहाद जिसको कहा जा रहा है उनसे मुआहदा हो गया है तालिबान का, और मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे, अमन होगा, एक दूसरे के ऊपर कुछ यानी जंग नहीं की जाएगी एक दूसरे के साथ। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, और उसके बाद ही गुलाम रज़ा साहब ये खुदकुश हमले की खबर आ जाती है। अमेरिका की ये बात करें, आप जिस तरह भारत की बात कर रहे थे बाबू डोगर साहब, तो वो तो अफगान रुकने पार्लियामेंट खातून, वो भी से 1 मिनट मुझे चाहिए होगा, से एक बात मैंने करनी है, वो ये है कि अफगानिस्तान में देखें मुख्तलिफ ग्रुप्स भी हैं, IS की भी वहाँ पर थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन है, वहाँ पर TTP भी है, और ये वो सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि इंडिया के पे रोल पर और इंडिया के बिहार पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती रही हैं। तो इंडिया जो है इस टाइम अफगानिस्तान में अमन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, इस टाइम वो इंडिया है। तो इस चीज को मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया उसके पे रोल पे वहाँ पर पहले ही इस तरह के तकरीबा फिर रहे हैं, तो वो भी इस तरह का जो अमन है वो उसको तबाह करने के लिए कोई साजिश कर सकता है। गैर मुल्की मीडिया यही कह रहा है कि जी खुदकुश हमला लग रहा है बाजार। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये अजीब बात नहीं है कि एक तरफ इतना ज़्यादा ट्रेनिंग भी अफगान फ़ौज को दी गई और उतना तकलीफ भारत को हो रही थी कि देखिए जी क्या हो रहा है यहाँ, तो इंसानी हकूक़ नहीं, फ़लाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक रुकन पार्लियामेंट अफगानिस्तान की वो जाती है वहाँ पर, और उसको तो वहाँ कदम भी नहीं रखने दिए जाते और डिपोर्ट कर दिया जाता, कहते हैं जी किसी मुसलमान को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है, किसी अफगान मुसलमान को। तो ये एक अजीब एजेंडा नज़र आ रहा है। देखें उसामा गाजी साहब, जो भारत है ना उसकी तमाम तदबीरें यहाँ उल्टी पड़ गई हैं, उसकी तमाम चालें अफ़गानिस्तान के मामले में, खित्ते के अमन को सबूताज करने के मामले में तमाम तदबीरें अल्लाह ने उल्टी कर दी हैं, और वो अब डेस्परेट है कि हमारे पैसे भी गए,
हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी गई, हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी गया। और अब हम क्यों पहले कब पनाह दी थी जब हमारी जो रशियन फोर्सेस के साथ जब लड़ाई अफगानियों की जारी थी, तो उस वक्त कब पनाह दी थी अफगानिस्तान ने किसी अफगानी को? तो भारत उस वक्त भी हजारों लाखों लोग जो आए वो हमारे पास आए थे, वो भी इसी तरह आए थे। देखें, और ये जो अभी काबुल में धमाका हुआ है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जूं जूं 31 नज़दीक आएगी तो वो जो लोग सोए हुए हैं, जिनको भारत भी जगाने की कोशिश करेगा और अमेरिका भी जगाएगा, तो वो अब एक्टिवेट होंगे और कहीं ना कहीं से निकलेंगे और इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इसमें ये एक बात ज़हन में रखें कि जो इंसान है ना, या इंसानी हकूक़ हैं, वो दुनिया में सिर्फ अमेरिकन के हैं, वो यूरोपीय यूनियन के लोगों के हैं, वो बरतानिया के हैं, वो नेटो के फोर्सेस के लोगों के हैं। बाकी दुनिया के तो किसी के इंसानी हकूक़ नहीं है, ना वो उनकी ज़रूरत है उनको इंसानी हकूक़ की इस तरह से, क्योंकि अभी तो सिर्फ उन्होंने उनको इनखला करना है, उनको निकालना है। वो निकल जाएंगे तो पीछे तो कीड़े मकोड़े हैं, वो एशियन हैं। तो इसलिए पाकिस्तान समेत जो हमारे खित्ते के मुमालिक हैं, उनकी ये ख्वाहिश है, बल्कि उनकी ये कोशिश भी है कि इलाकाई हल निकाला जाए अफगानिस्तान का। जी। और जो यहाँ से हजारों मील दूर बैठे हुए हैं, वो इसका हल जो है नहीं निकाल सकते। और ये हल इलाके के लोगों को, खित्ते के लोगों को मिलकर निकालना है। शाह महमूद कुरैशी साहब खित्ते के दाव पर तो इन्हीं लोगों का लगा हुआ है, हमसायों का लगा हुआ है सब कुछ। जी, तो उसमें जो कल टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से व्लादिमीर पुतिन की, रूसी प्रेसिडेंट की, तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि यहाँ आप लोगों को अमेरिका से उठ के यहाँ आके अमन की क्या वो पड़ी हुई है, या आपको क्या आपने आके यहाँ अमन कायम करना और कुछ करना है। तो जो तबाही बर्बादी आपने कर दी है, उसको एक स्टेट जो रियासत थी उसको आपने उसकी पहचान ही उससे छीन ली रियासत की। अब ना वहाँ अदारे हैं, ना पुलिस है, ना फौज है, ना अदालतें हैं, ना कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बस बचा खुचा अमलाक बची हैं, जिनको अब वो रीवैम्प करने की कोशिश करेंगे, तैयार करेंगे। और इनकी तो कोशिश होगी कि उनको फेल किया जाए जिस हद तक भी हो सके। और अब खित्ते के मुमालिक के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मिल के अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए, और जो भी हुकूमत बने उनको 6 महीने साल का टाइम दिया जाए कि वो पैर लगाए और अदारों को दोबारा से खड़ा करे। देखिए गुलाम मुर्तज़ा साहब, रीजनल जो पावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया और ईरान है, वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और अमन कायम रहे। भरपूर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेटिव भी कर रहे हैं। तालिबान के साथ किसी का इख्तिलाफ होगा, लेकिन अब चूँकि उनका कब्जा है और वहाँ से नेटो और अमेरिका वापस जा रहा है, तो इन सब ममालिक की कोशिश है कि खित्ते में अमन हो जाए और अफगानिस्तान जो है आगे इस खित्ते की तरक्की के लिए अपना रोल प्ले करे। मसला ये है कि वो ममालिक जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने जा रही है, वो ममालिक जिनको अफगानिस्तान जो है वो हजम नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान में अमन होगा, वहाँ पर तालिबान की हुकूमत होगी, वो ममालिक जिसमें इंडिया सरे फहरिस्त है, वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वावेला कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया देखें, चीखें मार रहा है, रो रहा है, और वो हर उस बंदे को, कभी वो कह रहे हैं कि पंजशेर से जनाब अहमद शाह मसूद को खड़ा होना चाहिए, कभी वो IS की तरफ देखते हैं, कभी वो TTP की तरफ देखते हैं। तो इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि इंडिया इस वक्त इस खित्ते में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस तरह की जो 31 अगस्त से पहले इस तरह के जो वाकयात हैं, तो देखा जाए तो ये जो तखरीबकार हैं, उनके पीछे कौन खड़ा हुआ है? तो इंडिया खड़ा हुआ है, उनको फाइनेंस, उनका बल ये कह रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन जाहिर है तखरीबकारी की कोशिश तो हो रही हैं, हम तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं पूरे खित्ते की, लेकिन अब अल्लाह करे कि हालात कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हालात बहुत बेहतर नजर आते हैं अफगानिस्तान में, लेकिन इन धमाकों के बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।